हाँ जी बच्चे, +2 क्लास इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी चैप्टर हमारे पास रूरल क्रेडिट। ठीक है, हम इस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आएंगे हमारे पास, उसको ज़रा ध्यान से समझना है। ठीक है, जैसे कि इस चैप्टर का नेम है रूरल क्रेडिट, तो इसका थीम क्या है हमारे पास कि हमने रूरल को क्रेडिट देना है। ठीक है, मतलब कि जो विलेजेस के लोग हैं उनके तक क्रेडिट पहुंचाना था। वो क्यों पहुंचाना, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर में हमें बोला गया कि जो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के टाइम जो हमारा इंडिया था वो डेवलप नेशन नहीं था। ठीक है, और इंडिया में या तो रूरल होंगे या अर्बन लोग एरिया होगा, तो जो रूरल पोर्शन है वो भी इम्प्रूव नहीं था, उसको इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था। थर्ड पॉइंट आ गया कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में मोर देन 20%, 20% से भी ज़्यादा लोग अब्जेक्ट पॉवर्टी, मतलब कि बहुत बुरी गरीबी को फेस कर रहे हैं। और अगर हमारे देश में काफ़ी करप्शन है, अगर हम एक्यूरेट डेटा बनाएं तो ये तो 20 से बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो गरीब हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया पीपल कंज्यूम पॉल्यूट वाटर। हमारे देश में आज भी एक मुद्दा बना हुआ है कि हम हमारे लोगों को साफ़ सुथरा पानी कैसे दें। मतलब कि अगर मैं प्रेजेंट आज की बात करूं, आज भी दिल्ली में बहुत सारे लोग गंदा पानी पीते हैं। ठीक है, यूट्यूब फेसबुक के वीडियो देखना, जब वो वाटर टैप ओपन करते हैं तो मतलब कि ब्लैक कलर का वाटर है जो गंदा पानी निकलता नाले का, सीवरेज का। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया, आज भी हमारे बहुत सारे फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। तो इन सब का मतलब कि जो कि मेन रीज़न, मेन कनेक्शन कहाँ पे आ रहा है, वो घुमा फिरा के रूरल पे आ रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि जो अर्बन के लोग हैं वो तो थोड़ा बहुत चलो इम्प्रूव हो गए, अब रूरल को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उनको इम्प्रूव करने के लिए हमने कुछ पॉलिसी बनानी शुरू की। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। फिर आज़ादी के बाद हम लोगों ने रूरल क्रेडिट के ऊपर काम करना शुरू किया। तो अब हम लोगों ने क्या देखा, वैसे भी मतलब इसके ऊपर काम करने से पहले जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें काफ़ी डाउनफॉल आ गया, लेकिन जो सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर है वो तो इम्प्रूव हो गए। अब जो विलेजेस में रहने वाले लोग हैं वो छोटे मोटे काम करते हैं, छोटे मोटे काम, या फिर वो मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर करते हैं। अब एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आती है, तो मतलब कि हमें यहाँ पे थोड़ी सी कमी महसूस हुई कि इन लोगों की हेल्प की जाए, तो उसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कैसे। देखिए, जब हम लोगों ने सोचा कि रूरल डेवलपमेंट करनी है, कि हमने हमारे देश के विलेजेस का विकास करना है, तो उसके लिए हमें कुछ चैलेंज फेस करने पड़े। तो वो चैलेंज कैसे हमने ग्रोथ करनी थी, हमने बोला कि अगर हम हमारे देश को, हमारे रूरल एरिया को सोशली ग्रोथ करें। अब सोशली ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि अगर हम हमारे विलेजेस के लोगों को एजुकेशन दें, ठीक है, हॉस्पिटल दें, मतलब कि कुछ वगैरह ऐसे करवा के दें, तो उस हिसाब से तो मे बी हमारे रूरल की ग्रोथ हो सकती है। या हम हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ करें, मतलब कि बैंक वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा के दें, फिर भी हमारे रूरल एरिया की ग्रोथ हो सकती है। अब ये जो सोशल ग्रोथ है, यहाँ से एक पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है, जाते हैं। तो चलिए फिलहाल सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ को जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूरल ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे देखिए, जब हमने इनको ग्रोथ करने की बारी है तो हमारे पास सामने दो चैलेंज, एक तो है लिंक्डिंग चैलेंज, तो उसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो लिंक्डिंग चैलेंज हमारे पास था उसमें क्या था, चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट, कि जो विलेजेस के लोग हैं उनके तक कैश कैसे पहुँचाया जाए, कितना कैश पहुँचाया जाए और किस वजह से पहुँचाया जाए। ठीक है, तो उसकी हमने क्लासिफिकेशन की। एक तो हमारी गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म क्रेडिट को इंट्रोड्यूस करवा दिया। शॉर्ट टर्म क्रेडिट को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने बोला कि अगर मतलब कि अगर कोई फार्मर इस कैटेगरी का लोन ले रहा है, गवर्नमेंट से उधार ले रहा है, तो उसको आफ्टर 6 मंथ, लेकिन 12 मंथ से पहले, मतलब कि 1 ईयर से पहले ये लोन है जो रिटर्न करना होगा। और ये लोन में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। इसका मेन पर्पस क्या होता था कि अगर किसी फार्मर को इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड खरीदना तो वो खरीद सकता है, अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना वो भी पे कर सकता है। इसको 6 मंथ के बाद, लेकिन 1 ईयर से पहले रिटर्न करना होता है। तो दूसरा लोन है मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म क्रेडिट में क्या हुआ, इसमें लोन की जो वैलिडिटी है वो अप टू 5 ईयर है। 1 ईयर आपसे कुछ नहीं हिसाब किताब मांगा जाएगा, उसके बाद आप थोड़े थोड़े पैसे रिटर्न करने शुरू कर देना, और 5 ईयर तक आपने पूरे पैसे रिटर्न करने हैं। और इसका मेन पर्पस क्या था कि अगर आपको कैटल परचेज करना है, एनिमल परचेज करना है, कोई मशीन वगैरह परचेज करनी है, कोई अपने खेत में कोई आपको खूह वगैरह, मतलब कि कुआं वगैरह खोदना है, डिगिंग वेल, उसके लिए लोन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ गया लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अब लॉन्ग टर्म क्रेडिट की जो वैलिडिटी होती है वो होती है 5 to 20 ईयर्स की। ठीक है, इसमें इसका मेन पर्पस हमारे पास क्या होता था कि अगर किसी फार्मर को ज़्यादा पैसे चाहिए, उसने कोई लैंड को परचेज करना है, उसने किसी ट्रैक्टर को परचेज करना है, तो उसके लिए इस कैटेगरी का जो लोन है वो प्रोवाइड करवाया जाता था। ठीक है,
अब ये जो मतलब कि हमने क्रेडिट का हिसाब किताब देखा, इससे हमने क्या मतलब कि कंक्लूजन निकाला कि जो क्रेडिट है वो दो तरह से मिल रहा है। पहली कैटेगरी में क्या है, या तो प्रोडक्टिव या फिर अनप्रोडक्टिव। जो प्रोडक्टिव क्रेडिट होता था वो प्रोडक्शन करने के पर्पज से होता था, जो अनप्रोडक्टिव क्रेडिट होता है वो कंजप्शन करने के लिए होता है। जैसे कि अगर किसी भी पर्सन ने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है तो वो कंजप्शन में आएगा। अगर किसी ने कोई बीज वगैरह परचेज करने हैं या कैटल वगैरह परचेज करने हैं तो वो प्रोडक्टिव कैटेगरी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद सोर्स ऑफ क्रेडिट। अब हमारी गवर्नमेंट ने ये तो बोल दिया कि लोगों को कैश मिलेगा, उधार मिलेगा, लोन मिलेगा, लेकिन कहाँ से मिलेगा। तो उस टाइम पे क्या होता था, जब हमारे लोगों ने मतलब कि लोन लेना होता था, मनी सोर्स दो तरह के होते थे। एक तो था इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से होते हैं, जिनमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, गवर्नमेंट को पता हो कि क्या चल रहा है, गवर्नमेंट खुद रूल बना रही हो। एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज। अब इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती। तो सरकार ने क्या बोला कि आप इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इसमें किन किन को असाइन किया, या तो गवर्नमेंट को, या कोऑपरेटिव बैंक्स को, या कमर्शियल बैंक को। ठीक है, लेकिन जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं, जो कम अच्छे होते हैं, उसमें कौन कौन से लोग होते थे, लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर या फिर ट्रेडर। तो मतलब कि ये हो गए हमारे पास ट्रेडर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए उस टाइम पे क्या होता था, ये जो लोग हैं मतलब ये प्राइवेट लोन देते थे लोगों के घर में। हर एक विलेज में इन लोगों का कंट्रोल होता था, वन विलेज में, 10 विलेज में आसपास के। ठीक है, और यहाँ पर ये लोग अभी नए नए बने थे तो लोगों का इनके ऊपर ट्रस्ट कम था। अब इसके बाद हम इनके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो जो सोर्स ऑफ क्रेडिट है सबसे पहला हमारे पास है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो 1951 में क्या था, जब हमने इस प्लानिंग को स्टार्ट किया उस टाइम पे जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मतलब कि बैंक वगैरह से, गवर्नमेंट से जिन लोगों ने लोन लेना शुरू किया उनकी गिनती काफ़ी कम थी। उनकी गिनती थी ओनली 10%। ठीक है, और ज़्यादातर लोग 90% लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब कि इन लोगों से लोन लेते थे। और ये लोग कौन है, ये ठग है। ठीक है, लोग इनके पास क्यों नहीं आते थे, क्योंकि ये लोग कम पढ़े लिखे थे और बहुत साधारण लोग थे। इनके माइंड में डर होता था कि यार अगर हम सरकार से लोन लेंगे, बैंक से लोन लेंगे तो वो हमारा ट्रैक्टर उठा के ले जाएंगे, वो हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे अगर लोन टाइम पे नहीं चुकाया गया तो। लेकिन अगर हम हमारे किसी विलेज के बंदे से लोन वगैरह लेंगे तो उनके साथ तो हमारी दोस्ती है, उनको हम रिक्वेस्ट कर देंगे और हमें हमारे पैसे वापस रिटर्न कर देंगे। ये चीज़ सही है, क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए। लेकिन 2002 में एक चमत्कार हुआ। अब कैसे चमत्कार हुआ ये देखो ध्यान से देखना। अब 2002 में एक चमत्कार हुआ कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के ऊपर 66% लोगों का भरोसा आ गया और काफ़ी कम लोग रह गए, 34% रह गए लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल पे। ठीक है, अब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार एक राजा था। ठीक है, उस राजा के देश में आज से 5 साल पहले 1500 लोग रहते थे। ठीक है, एक राजा था, उस राजा के देश में आज से 5 साल पहले कितने लोग थे, 1500। और आज वहाँ पे कितने लोग रह गए, 650 या 600 या इससे भी कम लोग रह गए। तो काफ़ी कम टाइम में काफ़ी बड़ी गिरावट आ गई। वो गिरावट क्यों आई होगी, ठीक है, आपको बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये जो बाकी के लोग शिफ्ट हुए हैं ना, 800-900 लोग शिफ्ट हुए हैं, वो किसी वैलिड रीज़न से शिफ्ट हुए होंगे। वो बोलेंगे यहाँ से हमसे पैसे, टैक्स वगैरह, फ़ी वगैरह तो इतनी ज़्यादा ली जा रही है, लेकिन हमें कुछ रिटर्न में मिल तो रहा नहीं। हॉस्पिटल, एजुकेशन, स्टडी, एक्टिविटीज़ बहुत हो जाती हैं सोशल मीडिया पे कि इस राज्य ने ये कर दी, इसके लोग इतने खुश हैं, इतने लोग खुश हैं, लेकिन लोगों के पास टैलेंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा। जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान के कब्जे से पहले लोग अफ़गानिस्तान में रह रहे थे ना, क्योंकि वो खुश थे। अब जब तालिबान का कब्जा हुआ, लोगों ने वहाँ से शिफ्ट होना शुरू कर दिया। लोगों ने क्यों शिफ्ट होना शुरू किया, क्योंकि उनको पता है कि अब जब जो हमारी गर्दनें हैं वो किसी बेवकूफ़ राजा के हाथों में जा रही हैं, इससे पहले कि हम लोग भी मारे जाएं, हम हमारे घर वापस चले जाते हैं। तो यही एक रीज़न होगा जो गिरावट आई है। तो यही बात यहाँ पे लोगों को समझ में आ गई थोड़ी जल्दी टाइम में, ठीक है। और इस एग्जाम्पल का किसी और से कोई लेना देना नहीं है, ये तो जस्ट मैंने ऐसी दिया है, बहुत सारे लोग पर्सनली ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, फिर मतलब ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे देखिए, अब कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़
इसके बिहाफ पे बनी। अब इनका मेन मोटिव क्या था, कोऑपरेटिव का मतलब ही होता है बच्चे वो बैंक जो एग्रीकल्चर को लोन वगैरह दे, ठीक है, ऐसी सोसाइटी जो एग्रीकल्चर के नाम पे सस्ते रेट पे लोन वगैरह पे कर सके। तो जो 1951 में ओनली 9% लोग थे जो इनके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन 2019 में 90% लोग इनके साथ जुड़ गए। सेकंड पॉइंट हमारे पास है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक। अब ये इसके बाद इस बैंक की बारी आई, इसको इन्वेंट किया गया, मतलब कि इसको सेटअप किया गया 1955 में, सबसे पहली बैंक बनी। फिर क्या हमने मतलब कि आइडिया निकाला कि ऐसे बैंकों को सभी विलेजेस में फैला दो, हर एक विलेज में ऐसी बैंक को सेटअप करो ताकि हर एक विलेज में लोगों के पास लोन पहुंच सके, ठीक है। विलेजेस में इसको मतलब कि खिलेरा गया। उसके बाद लो रेंट, लोगों को बोला गया कि आप जितना लोन लेना चाहते हो आपको मतलब कि कम से कम रेंट यहाँ पे आसानी से मिलेगा और लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। ये जो लो रेंट है ना, ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कि कम पैसे पे रेंट मिलेगा, ठीक है, इसको सही कर लेना। और लॉन्ग टर्म लोन, जो ये जो मतलब कि ये मनी लेंडर थे, लैंडलॉर्ड थे, ट्रेडर थे, जब ये लोगों को लोन ऑफर करते थे ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन ऑफर करते थे, 1 ईयर के लिए, 6 मंथ के लिए, 2 ईयर के लिए, लेकिन इन्होंने 20 ईयर तक के लिए लोन ऑफर करना शुरू कर दिया, जो कि हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। यहाँ तक नोट्स उतारो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आगे हमारे पास थर्ड पॉइंट है रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। देखिए इनके नेम से क्लियर है, रीजनल रूरल बैंक। अब जो बैंक कैटेगरी 1 में था हमारे पास, और जो बैंक हमारे पास कैटेगरी नंबर 2 में था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, एंड दूसरा बैंक था हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ, ठीक है। उन दोनों को थर्ड बैंक में, थर्ड पॉलिसी में मिक्स कर लिया। हमने बोला कि वो जो बैंक फर्स्ट कैटेगरी का था और सेकंड कैटेगरी का था वो दोनों मिलके काम करेंगे बैंक थर्ड के लिए, ठीक है। मतलब कि थर्ड बैंक का मेन मोटिव क्या है, अब ये देखिए, इस बैंक का मेन मोटिव क्या था कि हमने रूरल बैंक और रूरल डेवलपमेंट करनी है, समझ गए। तो इन टारगेट के लिए भी वो पहले वाले दोनों बैंक काम करेंगे। अब मतलब कि बेसिकली अब ओवरऑल इनका मेन मोटिव क्या था कि एक तो वीकर सेक्शन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाए, और जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे स्टेट में, जितने भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको थोड़ी फैसिलिटी मिले, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिले, उनके लिए खर्चा वगैरह निकले, ठीक है, पैसे वगैरह मिले। फोर्थ बैंक है हमारे पास नाबार्ड। ये नाबार्ड पूरी बुक में सबसे फेमस है, ठीक है, और मेरी गारंटी है कि इससे रिलेटेड एमसीक्यू डेफिनेटली आना ही आना है। तो वो एमसीक्यू क्या होगा, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपने लर्न करनी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या फुल फॉर्म है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या था, मतलब कि जब हमने 3 तरह के बैंक बना लिए, चौथे नंबर पे ये जो पॉलिसी आई, तो हमने सोचा जो भी तीनों में कमियां हैं वो सभी फोर्थ कैटेगरी में इंप्रूव हो। तो इसका मेन मोटिव था कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोगों को लोन मिले, इंटरमीडिएट को दूर किया जाए। इंटरमीडिएट कौन थे, लोग लैंडलॉर्ड मनी लेंडर के पास ना आ जाए, लोग हमारे तक ही रहें, जमींदार वगैरह को निकाल दिया जाए। थर्ड पॉइंट है लोन फॉर प्रोडक्शन, अगर किसी बंदे को प्रोडक्शन के लिए लोन चाहिए तो सस्ते रेट पे लोन मिलेगा। हेल्प ऑफ पुअर फार्मर, जो पुअर फार्मर है उनको सब्सिडी वगैरह इजीली मिलती रहेगी, ठीक है, इसके हिसाब से। अब हमारे पास बॉक्स में एक टॉपिक है दैट इज मल्टी एजेंसी सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी एजेंसी सिस्टम, ठीक है। तो ये 4-5 तरह के बैंक हैं, एजेंसीज हैं। पहली एजेंसी है कमर्शियल बैंक, दूसरी है रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। इन चारों बैंकों को हम बोलते हैं मल्टी एजेंसी सिस्टम। मतलब कि मल्टी एजेंसी ये एक काम नहीं करते, लोगों से पैसे उधार ले वगैरह नहीं करते, ये फार्मर के लिए भी कई तरह के काम करते हैं, इसीलिए इनको मल्टी एजेंसी बोला जाता है, ठीक है। इसको हमने सबसे लास्ट में पढ़ना है, ब्लू को। नेक्स्ट हमारे पास है रूरल बैंकिंग क्रिटिसिज्म। अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि रूरल बैंकिंग के बहुत सारे हमने गुणगान कर लिए, हमारी सरकार ने ये बोला वो बोला, लेकिन सारा कुछ क्या पूरा हुआ? अगर पूरा हुआ होता तो आज भी हमारे फार्मर क्यों सुसाइड करते, वो तो अभी भी बैठे प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब इसका क्रिटिसिज्म करके देखते हैं क्या क्या बुराइयां सामने। सबसे पहला है नो होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब हमारे पास क्या आएगा कि जो लोन वगैरह की पॉलिसीज़ बनाएगी, लेकिन वो सब तरह के फार्मर के लिए सेम टू सेम नहीं रही। कुछ खास लोगों को इसका फ़ायदा हुआ, कुछ लोगों को इसका फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट हमारे पास आया, मतलब कि सभी एरिया में भी ये जो पॉलिसी थी वो सेम नहीं थी सभी डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड पॉइंट कंट्रोल ऑफ रिचर फार्मर। अब जब हम ये फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, अब देखिए एक बैंक है, एक बैंक को 1 लाख रुपया मिला है कि आप अपने विलेज में लोन ऑफर कर दो लोगों को, ठीक है। अब उस विलेज में कुछ रिचर फार्मर भी होंगे, कुछ पुअर भी होंगे। अब गरीब से पूछा कितना पैसा चाहिए, उसने बोला 1 लाख, 1 लाख ही दे दो।
जो अमीर है उसको पूछा कितना चाहिए, 10,000 दे दो। तो जब हम एक गरीब फार्मर को 1 लाख रुपया देंगे तो सरकार को लगेगा कि उसकी सिर्फ एक ही वोट पक्की हुई है। तो इसलिए उन्होंने पूरे फार्मर को लोन नहीं दिया जिनको वाकई में नीड थी। उन्होंने किनको लोन प्रोवाइड करवाया, जो रिचर थे, ठीक है, मतलब कि वो इसका बेनिफिट ज़्यादा लेंगे। थर्ड पॉइंट है लिमिटेड लोन। फिर एक बंदे को पूरे का पूरा लोन नहीं मिलेगा, बहुत कम लोन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपना कोचिंग सेंटर चलाना है तो मुझे पैसे चाहिए, मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, मुझे कहीं से पैसे तो मिल रहे हैं, 1 लाख रुपये मिल रहा है। अब कहाँ 10 लाख, कहाँ 1 लाख, लेकिन मन में लालच है, मैं 1 लाख भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो 1 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट भी नहीं हो पाएगा, वो मैं खा जाऊँगा। अब मुझे नेक्स्ट टाइम 11 लाख चाहिए, ठीक है। तो यही हाल हमारे फार्मर के साथ हो रहा था। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ गया नो इंटरमीडिएट्स, है ना, मतलब कि जो भी हमारे पास यहाँ पे आ रहे थे उनकी भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे चलती आ रही थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया लैक ऑफ मैनेजमेंट। लैक ऑफ मैनेजमेंट में हमारे पास क्या आएगा कि ये जो हम मतलब कि इन्होंने पॉलिसीज वगैरह बनानी शुरू की, उसमें हमारे पास ये नो इंटरमीडिएट नहीं है, यहाँ पे है नो इमीडिएट लोन। इसका मतलब क्या था कि अगर एक फार्मर ने सपोज करो उसने जीडी लगानी है और आजकल के दिनों में लगानी है, तो उसने 1 महीना पहले लोन पास करवाना शुरू कर दिया। अब उसको जीडी के लिए लोन पास होगा, पैसे कम मिलेंगे लेकिन मिलेंगे 6-7 मंथ के बाद। तब तक उसने पैसे क्या करने हैं, उसका सीजन तो चला गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ मैनेजमेंट। जब हमें पता चलता है कि ये वाली कमियां आ रही हैं तो नेक्स्ट ईयर में ये कमियां बंद क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैनेजमेंट में यहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि लैक ऑफ अमाउंट। अब लैक ऑफ अमाउंट क्या होगा, मतलब कि हमारे पास इतना सारा पैसा था ही नहीं हमारी सरकार के पास कि वो सब फार्मर को पैसा दे सके। जैसे कि सपोज कर लो यहाँ पे 30 स्टूडेंट बैठे हैं और मैंने क्या किया, फेसबुक पे पोस्ट वायरल करने के लिए यहाँ पे लिख दिया कि आज मेरा बर्थडे है, मैं अपना बर्थडे आप लोगों के साथ मना रहा हूँ, ठीक है। फेसबुक पे तो ये फोटो वायरल होगी ना, सिंपली मेरा काम पूरा हो गया। अब वो पूरा काम होने के बाद मैंने बोला आप लोगों से ये सामान सब आपका, आप सभी खा लो। आप बंदे हो आप लोग 40-50, लेकिन वो सामान है 10 लोगों के लिए, ठीक है। तो मतलब कि जब इमेज बनाने की बारी थी तब तो मैं पूरा शेयर था, पूरी फोटोज़ वगैरह खिंचवा ली, लेकिन जब मुझे सर्व करने की टर्न आ रही है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यही हमारी गवर्नमेंट का था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया प्रॉफिट लॉस। मतलब कि इसमें ना पॉलिटिकल इन्वायरमेंट काफ़ी इफेक्ट कर रहा है। फार्मर लोन ले लेते थे, वो वापस नहीं हो पा रहा क्योंकि ये कमी की वजह से। जब उनके पास लोन अगर टाइम पे मिलेगा, प्रोडक्शन होगी तभी वापस करेंगे ना, तो प्रॉफिट लॉस ऐसा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की वजह से चलता रहता था। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास, ये तो थे लिंकिंग चैलेंजेस जितने भी हमने पढ़े। अब हमारे पास आएंगे एग्रीकल्चर मार्केट से रिलेटेड चैलेंज। जो हमारे पास मार्केट थी उसमें क्या क्या कमियां थी। उसकी सबसे पहली कमी हमारे पास थी ग्रेडिंग की। मतलब कि जो फार्मर सबसे बढ़िया कनक प्रोडक्शन कर रहा है उसकी कनक की बोरी सेल हो रही है 1200 रुपये में, जिसकी कनक की क्वालिटी काफ़ी ख़राब है वो भी सेल हो रही है 1200 में। मतलब कि ग्रेडिंग नहीं होती थी अच्छी ख़राब की क्वालिटी की। नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास स्टोरेज से रिलेटेड। अब स्टोरेज में क्या होता था कि जो हमारे पास मैक्सिमम फार्मर थे, अगर किसी ने ज़्यादा प्रोडक्शन कर भी ली तो उसके पास ये स्पेस नहीं थी कि वो अपनी प्रोडक्शन को, अपनी फसल को कहीं पर स्टोर करके रख सके, तो उसको मजबूरी में ये जो सामान था बेचना पड़ता था। थर्ड पॉइंट हमारे पास है पैकिंग का। ना ही लोगों के पास पैकिंग करने के लिए, इस वजह से हमारा सामान बाहर भी नहीं डिमांड की जाती थी। तो अब इसके बाद बॉक्स में एक टॉपिक है डिस्ट्रेस सेल, ठीक है। देखो जब आप डेट ट्रैप में फंसे हो, आपने किसी के बहुत सारे पैसे देने हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, तो हम क्या करेंगे, हम मजबूरी में उस मोबाइल फ़ोन को सेल कर देंगे, हालांकि हम सेल करना नहीं चाहते। तो ऐसे ही उस टाइम पे क्या होता था कि जो हमारे फार्मर होते थे वो क्या होता था, उन्होंने किसी के पैसे देने हैं। दूसरी बात, उन्होंने काफ़ी सारी प्रोडक्शन तो कर ली लेकिन उनके पास जगह नहीं है जहाँ पे वो अपनी प्रोडक्शन को स्टोर कर सके, ठीक है। तो इसीलिए वो सोचते थे यार अनाज घर में पड़ा पड़ा ख़राब हो जाएगी, इतना हम कैसे खा सकते हैं, तो वो मजबूरी में सेल कर देते थे। इसको हम बोलते थे डिस्ट्रेस सेल। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया, अब अगर इतनी सारी कमियां हैं तो हमारी गवर्नमेंट ने कभी तो कुछ ना कुछ एफर्ट किए होंगे इसको सेट करने के लिए। तो हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर इनिशिएटिव लिए मार्केट सिस्टम को सेट करने के लिए। तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट को रेगुलेट करना शुरू किया। रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना। मार्केट में 3 तरह के लोगों को बिठाया गया। पहले क्या होता था कि जो आपका अनाज है आप अपने विलेज के लोगों के पास, मतलब कि जो मनी लैंडर हैं या आपके पास वो लैंडलॉर्ड हैं, उनको सेल किया जाता था। इस बार आपको बोला गया कि आपने अपना सामान एक मंडी में जाके बेचना है। उस मंडी को कौन लीड करेगा, गवर्नमेंट होगी।
फार्मर होंगे और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट होंगे। वो तीनों लोग आपके प्रोडक्ट का रेट डिसाइड करेंगे, आपके लिए पॉलिसी डिसाइड करेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपने अपना प्रोडक्ट सेल करना है। ये फिर से ब्लू मार्केट वाला के बॉक्स में है, रेगुलेटेड मार्केट यार्ड हम किसे बोलते हैं, ठीक है। रेगुलेटेड मार्केट यार्ड देखिए क्या होता है, ये एक मार्केट यार्ड इसलिए बनाया गया था, इसने फार्मर को भरोसा दिलाया था कि हम आपको आपके प्रोडक्ट का बेटर प्राइस देंगे। मतलब कि इस मार्केट में प्रोडक्ट की पैकिंग भी होगी, स्टोरेज भी होगी और ग्रेडिंग भी होगी। तो बोला गया कि जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट है आपको उतना अच्छा प्राइस मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया था कि आपको बेटर सेल मिलेगी। थर्ड पॉइंट बोला गया था कि आपको बेटर फ्यूचर मिलेगा, ठीक है। अब इसको बोलते हैं रेगुलेटर मार्केट यार्ड। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केट सोसाइटीज़। इनको बनाया गया था कि ये और इम्प्रूव कर सके, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ गया ना, बोला था एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन इसमें काफ़ी सारी कमियां रही। ये इसके फेलियर लिखे हुए हैं। ये आने से पहले फ्लॉप होगी, जैसे एक छोटा सा रूम होता है, शुरू होते ख़त्म हो जाता है, वैसे ही ये क्या हुआ, क्योंकि इसने जो पॉलिसी बनाई उसमें लोगों का कोऑपरेट, इसके खुद के मेंबर का कोऑपरेट कोऑर्डिनेट बिल्कुल भी नहीं रहा। पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब ये कुछ कंप्लेंट्स करते भी थे कि इस चीज़ को इम्प्रूव करो, वो इम्प्रूव ही नहीं होती थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी, ठीक है। तो ये फेल होगी। थर्ड पॉइंट हमारे पास है प्रोविजन ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस होते हैं गोदाम वगैरह। जबकि पता चल गया कि लोगों के पास स्टोरेज के लिए कमी है, तो हमारी सरकार ने लोगों को वेयर हाउस मतलब कि प्रोवाइड करवाने शुरू कर दिए। सरकारी वेयर हाउस बनने भी शुरू हो गए। वहाँ पे क्या किया जाता था, फार्मर अपने प्रोडक्ट को स्टोर करते थे। जब उनका प्रोडक्ट स्टोर होने लग गया तो डिस्ट्रेस सेल में कमी आनी शुरू होगी, मतलब कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू होगी। सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या था, बोला गया फार्मर को कि अगर आप लोग अपना प्रोडक्ट रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट करोगे तो इस पर आपको सब्सिडी मिलेगी, आपको रेट काफ़ी कम, मतलब कि रेंट काफ़ी कम पे करना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन में क्या बोला गया था, हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि फार्मिंग के लिए, खेती बाड़ी से रिलेटेड लोगों को जागरूक करो ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे जागरूक करो, प्रिंट मीडिया, मतलब कि न्यूज़पेपर में डेली से रिलेटेड आना आर्टिकल प्रिंट होने शुरू हो गए कि कौन से सीजन में कौन सी फसल बीजनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब कि दूरदर्शन पे सीरियल आने शुरू हो गए, अपनी मंडी वगैरह वगैरह, ठीक है, बिग बाजार, वहाँ पे बताया जाता था कि फार्मर को कौन सी फसल, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे वगैरह करनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है एमएसपी, जिसका अब सबसे ज़्यादा रौला चल रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। तो इस पॉलिसी से तहत गवर्नमेंट ने फार्मर को इंश्योर किया कि हम आपको आपके प्रोडक्ट का मिनिमम प्राइस इतना ऑफर देंगे ही देंगे। जब जैसे अगर मान लो मौसम खराब चल रहा है और कोई भी फार्मर प्रोडक्शन करना नहीं चाह रहा, लेकिन जब आलू की प्रोडक्शन नहीं होगी तो हम बाहर से मंगवाएंगे और वो आलू काफ़ी महंगा, हमारे यहाँ पे महंगाई हो जाएगी। तो हमारी गवर्नमेंट लोगों को बोलती है कि कोई बात नहीं सर, आप आलू की प्रोडक्शन कीजिए, कम से कम हम इतना रेट तो आपको देंगे ही देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं एमएसपी पॉलिसी। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर हमारे यहाँ पे शहर में एक वेजिटेबल आलू की काफ़ी कमी हो रही है तो सभी फार्मर आलू की प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। अब मंडी में क्या होगा, एक महीने बाद आलू ही आलू हो जाएगा, तो जो आलू 20, 30, 40 रुपये किलो हो रहा था वो 2 रुपये किलो हो जाएगा, तो फार्मर को तो कुछ नहीं बच रहा। तो हमारी गवर्नमेंट उनको प्रोमिस करती है कि ऐसे में हम 2-3 रुपये पे आपको नहीं फेंकेंगे, हम आपको कम से कम 10 रुपये रेट तो देंगे ही देंगे, उसको एमएसपी बोलते थे, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, ये बॉक्स में लिखा हुआ हमारे पास डिफेक्ट। तो अभी ये जो दावे किए गए कि हमने ये इनिशिएटिव लिए, इसमें भी कुछ कमियां रहीं। वो कमियां क्या रहीं, सबसे पहली लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बोला गया था कि रेलवे के थ्रू अपना सामान अगर आप इंपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करोगे तो आपको टैक्स फ्री या सब्सिडी मिलेगी, लेकिन रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी। दूसरा पॉइंट आया फोर्स सेल। फोर्स किया गया लोगों को कि आपने, अगर एक फार्मर कनक बीजना चाहता है, अनाज बीजना, उसको बोला गया कि नहीं आपने अनियन की प्रोडक्शन करनी है, तो उनको थोड़ा फोर्स किया गया। मतलब कि नंबर ऑफ मार्केट चेंजेस, मार्केट में बेइंतहा डेली चेंजेस आ जाते थे रूल रेगुलेशन में, कोई मतलब स्टेबिलिटी नहीं रही। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़, लोगों को क्रेडिट नहीं मिल सका टाइम टू टाइम, ये शुरू से कमी रही है। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़, बोला तो गया कि हमने आपको गोदाम वगैरह प्रोवाइड करवा दिए, लेकिन नाम के लिए, मतलब कि एक विलेज में जहाँ पे 10 चाहिए वहाँ पे 1 मिला है। लास्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ मिडलमैन। मिडलमैन अभी भी मार्केट में जो लोग पावरफुल थे, काफ़ी अमीर थे, उनकी प्रेजेंस अभी भी विलेजेस में चलती आ रही है और चलती रही।